चैप्टर नंबर 10 ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स के अंदर में 3 टॉपिक्स नए आए हैं। एक है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, उसका कैसा प्रोसीजर होता है, और ट्रेनिंग साइकिल। और पुराना टॉपिक हमारे पास फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट और उसको डेवलप करने वाले मेथड्स हैं। तो क्या होता है, डेफिनेशन है इसका टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इज द सर्च फॉर यंग एथलीट विद द पोटेंशियल टू बिकम इलाइट एथलीट। ये वर्ड ध्यान रखना, इलाइट एथलीट्स। ठीक है, क्या करना है हमें, अलग अलग प्रोग्राम्स के थ्रू, जैसे खेलो इंडिया प्रोग्राम हो गया या इस तरीके के जो सरकार के जो अलग अलग प्रोग्राम्स आ रहे हैं, ठीक है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम टैलेंट का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, किस तरीके से होता है उसके प्रोसीजर यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है। लेकिन हम करते क्यों हैं, ताकि हम उन एथलीट्स को ढूंढ सके। ठीक है, सर्च फॉर यंग एथलीट्स विद द पोटेंशियल टू बिकम इलाइट। इलाइट का मतलब है हाई लेवल का परफॉर्मर बन सके। ठीक है, कई बार क्या होता है, अच्छे टैलेंट जो है बहुत दबे हुए जगह पर होते हैं, तो हमें उनको वहां से निखार करके लेकर के आना होता है। कई बार आप लोगों के अंदर बीच में बैठे हुए को पता नहीं होता कि उसके अंदर क्या कैपेबिलिटीज है। जब उसको निकाला जाता है तो वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ करके आ जाता है। जैसे हनुमान जी, ठीक है ना, उनको भूल गए थे वो अपनी सारी क्षमताओं को, बाद में उनका टैलेंट जब उसका सर्च किया तो उसके बाद उनको इतनी वो इलाइट पर्सन बन गए और उन्होंने लंका पर चढ़ाई कर दी। ठीक है, एक बार उनको अपनी शक्तियों का आभास हो गया था, अंदर शक्तियां उनके पास पहले से, टैलेंट पहले से था, ऐसे करके समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले क्या हुआ, टैलेंट का डिटेक्शन। भाई जामवंत ने भी उस समय क्या देखा, उसमें हनुमान जी ने देखा भी, टैलेंट का डिटेक्शन किया कि भाई इनके अंदर क्षमता तो है, ठीक है, लेकिन उसका इनको बोध नहीं है, उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, तो क्या किया उन्होंने, डिस्कवरी ऑफ पोटेंशियल परफॉर्मर्स हु आर नॉट करेंटली इन्वॉल्व इन द स्पोर्ट्स इन क्वेश्चंस। ठीक है, क्या होता है, कई बार खिलाड़ी खेलते वक्त में जो रनिंग कर रहा है उसने अपना गेम एथलेटिक्स नहीं लिया, बट उसकी स्पीड को देख के हमें लग रहा है कि भाई ये तेज दौड़ सकता है, इसको थोड़ा सा अगर हम मैनिपुलेट करेंगे और इसको गेम के अंदर में डालेंगे तो इसकी एनर्जी सही डायरेक्शन में जाएगी, हो सकता है इंडिया के लिए कुछ अच्छा अवार्ड लेकर के आए। ठीक है, इसी तरीके से टैलेंट का आइडेंटिफिकेशन होता है। पहले करते हैं हम टैलेंट का डिटेक्शन, उसके बाद आता है टैलेंट का आइडेंटिफिकेशन। हमने देख लिया इसके अंदर कुछ क्षमता है, वो क्षमता है क्या, वो क्षमता देखनी है। ठीक है, हमने अलग अलग एक्टिविटीज कराई, अलग अलग एक्टिविटीज कराने के बाद हमें पता चलता है कि उसके अंदर में रनिंग की कैपेबिलिटी अच्छी है, उसके अंदर में एंड्योरेंस अच्छा है, हो सकता है उसके अंदर में स्ट्रेंथ अच्छी है। तो जो भी हमें उसके अंदर जो टैलेंट दिखा, हमने उसको आइडेंटिफाई कर दिया। आइडेंटिफाई हो गया, अब क्या करेंगे, अब हम उसको डेवलप करेंगे। कैसे डेवलप करेंगे, अब उस पर्टिकुलर टास्क के ऊपर में हमें वर्क करना है। ठीक है, और उसको फिर उसके बाद उसको हम डेवलप कर देंगे, किस अलग अलग कुछ एक्टिविटीज करा करके हम उसके उस टैलेंट को डेवलप करेंगे। ठीक है, प्रोवाइडिंग एथलीट्स विद अ सुटेबल लर्निंग एनवायरनमेंट सो दैट टैलेंट कैन बी रियलाइज्ड। ठीक है, हम उसको एक सुटेबल एनवायरनमेंट देंगे जिससे कि वो अपने टैलेंट को रियलाइज कर सके। देन टैलेंट का सिलेक्शन होगा। ठीक है, लास्ट प्रोसीजर होता है टैलेंट का सिलेक्शन का। हमने 25 बच्चों का ग्रुप लिया था, उसके अंदर में हमने टैलेंट का डिटेक्शन किया, उसके बाद हमने उनको अलग अलग सेपरेट किया। ठीक है, ये बच्चा चेस के लिए बहुत अच्छा है, ये वाला जो है एथलेटिक्स के लिए अच्छा है, ये वाला रेसलिंग के लिए अच्छा है, तो उनको क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के बाद फिर हमने क्या किया, हमने उनको उनके हिसाब से अलग अलग चीजों की एक्टिविटीज दी। भाई हमने उसको चेस वाले को हमने एक उस तरीके की एक्टिविटीज दी जिससे उसका माइंड शार्प हो, हमने एथलेटिक्स वाले को हमने उसके रनिंग के हिसाब की एक्टिविटीज दे दी, हमने रेसलिंग वाले को उसके जो पावर बढ़ाने की क्षमता है उसके हिसाब से हमने उसको दे दी। ठीक है, कुछ टाइम बाद हमने देखा, फिर हमने उनको पर्टिकुलर उन गेम के लिए जो उनमें से बढ़िया निकला, हमने उनको टैलेंट का सिलेक्शन कर दिया। क्लियर हो गया, ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए हमारे। डेफिनेशन पता चल गया, टैलेंट का आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है और उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, ये पता चल गया। अब ये वाला जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हर जगह आएगा, 11th में भी आ गया है, 12th में भी है, और आपको ये समझना पड़ेगा क्योंकि ट्रेनिंग का जो पीरियड है उस ट्रेनिंग पीरियड के अंदर में ये चीजें इंपॉर्टेंट करती है। क्यों, ये ट्रेनिंग साइकिल है। अब क्या होता है, हम लोग है ना एक प्लान बनाते हैं कि भाई हमें अपने आप को इस लेवल पर लेके जाना है, तो उस लेवल पर लेके जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक प्लान बनानी पड़ेगी, एक
स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी कि कैसे कैसे काम करेंगे और हर काम को कितना कितना समय देंगे। समझ लो बात को कि कितना कितना समय देंगे। जैसे कि आपने बोर्ड की प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों ने एक प्लान बनाया कि भाई मेरा बोर्ड का प्रिपरेशन है साल के आखिर में। साल के शुरुआत में आप लोगों ने क्या किया, आपने 3 तरीके के प्लान बना दिए, मैक्रो, माइक्रो और मेसो। आपको पता नहीं है लेकिन आपने बना लिया, इनडायरेक्टली आपने बना लिया। कैसे? तो ट्रेनिंग साइकिल के अंदर में मैक्रो, मेसो और माइक्रो, ठीक है। मैक्रो साइकिल के अंदर में हम मंथली या ईयरली प्लान बनाते हैं, ठीक है। मेसो के अंदर में वीकली और माइक्रो में डेली छोटे छोटे टास्क बना लेंगे, भाई हमें ये काम करना है, ये काम करना है। इसको काम करने के बाद एक टेस्ट ले लेंगे वीकली, ठीक है, कि भाई वीकली हमें पता चल जाएगा कि हमें इतना कुछ आ गया है नहीं आ गया। फिर उसके बाद 6 महीने में टेस्ट होता है, फिर साल में टेस्ट होता है, प्री बोर्ड जिसे कहते हैं। इस तरीके के टेस्ट आप लोग देते हैं। तो ऐसे ही फिजिकल फिटनेस के भी प्रोग्राम बनते हैं। भाई अगर मेरा टारगेट है कि मुझे नेशनल के लिए क्वालिफाई करना है, तो नेशनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए मेरा टारगेट है कि मैं डेली एक्सरसाइज करूंगा, कितना करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं वीकली मेरा ये पोटेंशियल होगा कि मुझे इसको इतना थोड़ा सा ऊंचा बढ़ाना है। उसके बाद फिर साल के आखिर में मेरा पूरा साल का टारगेट क्या है। इस तरीके से हम एक पूरा का पूरा प्लान बनाते हैं। ऐसे आप लोगों ने बोर्ड के लिए बनाया। ये पहले आप लोगों ने अपने यूटी टेस्ट देते हैं, यूटी टेस्ट देने के बाद फिर आप अपना हाफ ईयरली देते हैं, हाफ ईयरली के बाद आप फाइनल की तैयारी करते हैं। क्या शुरुआत में आप पूरे के पूरे चैप्टर्स पढ़ करके बैठते हैं? नहीं, पहले आप एक एक चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है। एक एक चैप्टर क्या, पहले टॉपिक पढ़ते हैं, फिर चैप्टर पे आते हैं, ठीक। उसके बाद फिर आप 2-3 चैप्टर को साथ में कंबाइन करके पेपर देते हैं। फिर उसके बाद आधा किताब आप एक साथ पेपर देते हैं, फिर उसके बाद पूरी किताब को 1-2 बार आप पढ़ लेते हैं, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो यही ट्रेनिंग साइकिल है, कितने कितने दिन तक के लिए क्या करना है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। फिजिकल फिटनेस का कंपोनेंट, ये 11th के अंदर में भी टॉपिक था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर चैप्टर में आएगा ही आएगा। हमें पता होना चाहिए फिजिकल फिटनेस के 5 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। क्या होता है स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ हाँ, वो एबिलिटी जिससे आप रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सकते हैं, उसको हम स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है। एंड्योरेंस क्षमता होती है आपकी, किसी भी काम को आप कितने टाइम पीरियड तक के लिए कर सकते हैं। जब टाइम पीरियड आ जाएगा तो एंड्योरेंस हो जाएगा। जैसे आप 100 किलो उठा सकते हैं, ये स्ट्रेंथ है। बट यहाँ पर आ जाए कि 100 किलो आप 5 मिनट के लिए उठा पा रहे हैं, तो यहाँ एंड्योरेंस आ गया, क्योंकि टाइम भी इसके अंदर में इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो स्पीड क्या है? किसी भी काम को कर लेने का कितने कम समय में काम कर पाते हैं, उसको हम स्पीड कहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे जो मसल्स की मूवमेंट होती है, ठीक है, उसको हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। ध्यान रखना कि हड्डियां फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं, हमारे मसल्स जॉइंट्स जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी के अंदर में होता है हमारा माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन, ठीक है। माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन होता है हमारा कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। यहाँ तक याद रहेगा? चलिए अब आते हैं हमारे पास इनको मेथड, इनके डेवलप करने के मेथड्स क्या क्या है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आता है। मेथड टू इम्प्रूव फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट। पहली बात आती है हमारे पास स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए हमारे पास कितने मेथड है? हमारे पास 3 मेथड है, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक। आइसोमेट्रिक में क्या होता है? आइसोमेट्रिक में वो मूवमेंट होता है जो विजिबल नहीं होता है। तीनों चीजों को है ना एक साथ लेके चलना जरा, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, तीनों में डिफरेंशिएशन करते हैं। आइसोमेट्रिक के अंदर में मूवमेंट विजिबल नहीं होती, आइसोटोनिक के अंदर में मूवमेंट विजिबल होती है, और आइसोकाइनेटिक में भी होती है, ठीक है। समझ में आ गया? आइसोमेट्रिक के अंदर में जो मूवमेंट, जो आपका इक्विपमेंट है वो लगभग रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक। आइसोटोनिक में आपको आपको इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है, और आइसोकाइनेटिक में स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट चाहिए आपको, जैसे जिम के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, बड़े बड़े हैवी इक्विपमेंट, वो चाहिए। एग्जांपल अगर देते हैं तो आइसोमेट्रिक में हो गया हमारे पास पुलअप्स के अंदर में जब आपने अपने आप को ऊपर उठा रखा, प्लैंक हो गया, आसन में होल्डिंग हो गई, ठीक है। ये हो गया आइसोमेट्रिक के एग्जांपल, क्योंकि इसमें मूवमेंट विजिबल नहीं है। मूवमेंट होनी नहीं, क्या हो रही है, लेकिन विजिबल नहीं है। जैसे आप अगर इस दीवार को अगर पुश कर रहे हो तो यहाँ पर प्रेशर तो लग रहा है, क्रिएट हो रहा है, मसल्स में यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, बट ये विजिबल नहीं है ना, लेकिन वर्क तो अप्लाई हो रहा है, ठीक। ऐसे ही
आइसोटोनिक के अंदर में मूवमेंट होगा जैसे कि आपने रोप स्किपिंग की, ठीक है, जंपिंग शुरू करी तो ये मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। और आइसोकाइनेटिक के अंदर में क्या होता है, जो स्पेशलाइज्ड मशीनरी होती है वही आपको मूवमेंट करा रही होती है, ठीक। तो ये समझ में आ गया। इससे आप क्या कर सकते हैं, अपने स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकते हैं। इन 3 मेथड से आप अपने स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकते हैं। फिर आता है एंड्योरेंस, क्षमता बताइए, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड और फार्टलेट ट्रेनिंग मेथड, ये 3 मेथड्स हैं। कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड के अंदर में क्या होता है, किसी भी काम को आप लंबे समय तक लगातार बढ़ाए चले जा रहे हैं, ठीक है, जैसे रनिंग कर रहे हो, ठीक है। तो रनिंग करते वक्त में क्या होगा, आज आप जो है 1 हफ्ते आपने अपनी स्पीड को 1 रखा, थोड़े दिन बाद थोड़ा और बढ़ाया, फिर और बढ़ाया, फिर और बढ़ाया, कंटिन्यू उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं, ठीक है। जैसे जिम करते हैं, जिम में मंडे से लेकर के और फ्राइडे सैटरडे तक आप कंटिन्यू जिम करते हो और उसकी जो पावर है उसको बढ़ाते चले जाते हो, ठीक है, धीरे धीरे करके कंटिन्यूअस बढ़ता रहता है, ठीक। वो तो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग का पार्ट हो गया। इंटरवल की अगर हम बात करें तो इंटरवल में क्या होता है, गैपिंग करते हैं, जैसे जिम में भी होता है। आपने 6 दिन एक्सरसाइज करी, 7वें दिन रेस्ट किया, ठीक है, क्योंकि जो बॉडी के अंदर में जो टूट फूट हुई है उसकी रिपेयरिंग करने के लिए भी बॉडी को टाइम चाहिए, तो उसमें इंटरवल चाहिए होता है, ठीक है। अब अगर हमें इसको बात करें कि कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, तो हमने 8 दिन तैयारी करी, 1 दिन रेस्ट किया, कुछ दिन तैयारी करी, फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, इस तरीके से हम इसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, चेहरा डाउन हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है, शरीर में थकान महसूस होने लगेगी, बॉडी रिकवर नहीं हो पाएगी, ओवरलोड जैसा महसूस होगा शरीर के अंदर। फार्टलेट ट्रेनिंग मेथड के अंदर में कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं होता, फार्टलेट ट्रेनिंग मेथड के अंदर में कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं होता, इसके अंदर में बॉडी को थका दिया जाता है और इस तरीके की एक्सरसाइज एक्टिविटीज को इन्वॉल्व किया जाता है जो नेचर से थोड़ा सा रिसेंबल हो जाए। जैसे कि आप लोगों ने मूवी देखी होगी संजू, उसमें कर हर मैदान फतेह वाला सॉन्ग है, तो उसमें कैसे वो ट्रेनिंग करता है, वो कभी पहाड़ों पर, कभी नदियों में कमर के पीछे टायर बांध करके दौड़ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके की जो ट्रेनिंग होती है इसके अंदर में एनवायरमेंटली कभी भी इसमें सस्टेनेबिलिटी नहीं होती, इसमें चेंजेस आ जाता है, ठीक है। चेंजेस कैसे आएगा, कभी देखो अगर आपको किसी जंगल के पास में अगर छोड़ दिया है कि भाई इसको ट्रेनिंग करनी है, इस कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे आना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब बारिश हो सकती है, 1 दिन पहले कुछ भी हुआ होगा, अंदर जानवर भी ज्यादा हो सकते हैं, तो आपका पाथ कोई फिक्स नहीं है, आपको है ना रास्ता भी बदल सकते हो सकता है वहाँ दलदल हो, पहले आपने जब बनाया था तब उस पाथ में दलदल नहीं था, लेकिन बारिश कई दिनों से हुई तो वहाँ दलदल बन गया, ठीक है। अब अंदर जानवर भी हो सकते हैं, आपको पाथ बदलना पड़ सकता है, लेकिन आपको टारगेट क्या है, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक पहुंचना है, लेकिन पूरी हैवी एक्टिविटीज को करते हुए, ठीक है। एक्टिविटीज इसके अंदर में बहुत ज्यादा हाई लेवल की हो जाती है, इंटेंस वर्कआउट होता है, ठीक है। तो फार्टलेट ट्रेनिंग मेथड होता है। स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड को अगर इंप्रूव करना है तो 2 तरीके के मेथड है, एक्सेलरेशन रन और पेस रन मेथड। एक्सेलरेशन रन के अंदर में क्या होता है, हम अपनी स्पीड को एक्सेलरेट करते रहते हैं, ठीक है। एक्सेलरेट करते हुए हम अपनी बॉडी को, मूवमेंट को बढ़ाते हैं। एक्सेलरेशन रन्स आर यूजुअली प्रैक्टिस्ड टू डेवलप स्पीड स्पेशली इन अटेनिंग मैक्सिमम स्पीड फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। एक पर्टिकुलर पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाने के लिए हम अपनी स्पीड को एक्सेलरेट करते हुए प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर में ग्रोथ आ जाएगी, हमारी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। एक होता है पेस रन मेथड। पेस का मतलब है आपने एक पेस पकड़ा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से आप उसको जो है आप रेसेस को कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे जॉगिंग हो गया या फिर लॉन्ग डिस्टेंस की रनिंग हो गई या शॉर्ट डिस्टेंस की रन में भी अगर 100 मीटर की रेस है तो आप में एक्सेलरेट नहीं कर पाओगे उसको कि मैं इस स्पीड से ऐसे भागता हुआ जाऊंगा, आपको शुरुआत में ही एक पेस पकड़ना होगा और उसी पेस पे भाग जाना होगा, ऐसे होगा, ठीक है। इसी से आपका धीरे धीरे जो है स्पीड जो है वो डेवलप हो जाएगी। फिर आता है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी भी मैंने क्या बताया था फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, जॉइंट्स, ठीक है ना, जॉइंट्स की जो मूवमेंट है, मसल्स की मूवमेंट है वो फ्लेक्सिबल हो जाती है, ठीक है, अच्छा स्मूथ हो जाती है। तो हमारे पास ये 4 मेथड है, डायनेमिक मेथड, स्टैटिक मेथड, बैलिस्टिक मेथड और पीएनएफटी। डायनेमिक में क्या होता है, डायनेमिक में मूवमेंट होती है, स्टैटिक में मूवमेंट नहीं होती है, इस चीज को ऐसे ध्यान रखना। बैलिस्टिक के अंदर में क्या होता है, थोड़ा सा रिदम का इस्तेमाल होता है, म्यूजिक का इस्तेमाल होता है, ठीक है, जैसे कि जुम्बा वगैरह हो गया, ठीक है। डायनेमिक के अंदर में जैसे योगा हो गई, ठीक है, एक आसन से दूसरे आसन में मूवमेंट करना, ठीक है, और उस पर आप जब लेकर के जाते हो तो बॉडी को, जैसे आपने पश्चिमोत्तानासन किया,
पैर सामने खोल करके हाथ ऊपर किया और आगे की ओर झुक गए, पैर पकड़ लिया आपने। अब आगे की ओर आप बैंड है, इस मूवमेंट को आपने क्या बोला, ये डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी का पार्ट है। लेकिन अब उसी पश्चिमोत्तानासन में आपने अपने को होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, खिंचाव हो रहा है, उसी पर्टिकुलर एरिया पे खिंचाव हो रहा है, तो वो आपका स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी मेथड हो गया, ठीक है। आप जब किसी पर्टिकुलर एरिया को स्ट्रेच करके होल्ड करके रखते हैं तो तब भी स्ट्रेचिंग हो रही होती है, और आप कंटिन्यू कर रहे हो, आप हाथ ऊपर कर रहे हो, टच कर रहे हो, फिर ऊपर उठे, फिर टच किए, एक कंटिन्यूटी में चल रहा है, तो वो डायनेमिक मेथड में आ जाएगा। कैलिस्टिक के अंदर में क्या होता है अभी मैंने बताया कि जैसे जुम्बा म्यूजिक चल रहा है, उसकी बीट पकड़ करके आप उसमें एक्सरसाइज कर रहे हो, तो भी आपकी मूवमेंट हो रही है बॉडी की। पीएनएफटी के अंदर में क्या होता है, पीएनएफटी का मतलब होता है प्रोसिसिटी न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटीज टेक्निक। इसमें स्लो स्ट्रेचिंग मेथड भी कहते हैं इसको। स्लो स्ट्रेचिंग मेथड क्या है कि आप किसी चीज को स्ट्रेच कर रहे हो धीरे धीरे करके, ठीक है। जैसे कि आपको अपने इस हाथ को स्ट्रेच करना है, आपने ये से स्ट्रेच किया, ये धीरे धीरे हो रहा है, स्ट्रेच धीरे धीरे कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, तो ये पीएनएफटी का पार्ट है, ठीक है। इस तरीके से भी ये मूवमेंट होगा। लास्ट हमारा इस चैप्टर का टॉपिक है कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। कोऑर्डिनेशन एबिलिटी का डेवलप करने का सिर्फ एक ही मेथड है, वो है हमारे पास सर्किट ट्रेनिंग मेथड। सर्किट ट्रेनिंग मेथड के अंदर में क्या होता है, सपोज इस ट्रेनिंग मेथड के अंदर में आपको स्टेशंस फॉर्म कर देते हैं, ठीक है, स्टेशंस बनाने होते हैं, ठीक है। और ये इसकी खासियत क्या है इस सर्किट ट्रेनिंग की, कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया जा सकता है, और वो भी अलग अलग चीजों का। सपोज आपने स्टेशंस बनाए, 8 स्टेशंस बना दिए आपने, 8 प्लेटफॉर्म बनाए, ठीक है। आपने ग्राउंड के अंदर में 8 पर्टिकुलर एरिया फिक्स किए, और आपके पास सपोज कि 100 स्टूडेंट है और आप एक टीचर है, आपको टेस्ट लेना है 8 मिनट के अंदर में, ठीक है। तो 8 मिनट के अंदर में टेस्ट लेने का सबसे अच्छा तरीका ये सर्किट ट्रेनिंग की है। सपोज आपने एक जगह पे जंपिंग जैक रख दिया, एक जगह पे आपने प्लैंक रख दिया, एक जगह पर स्कीपिंग रोप स्कीपिंग रख दिया, एक पर माउंटेन क्लाइंबिंग हो रही है, एक जगह पर कुछ हो रहा है, अलग ऐसे करके 8 जगह पर आपने अलग अलग स्टेमिना को बिल्ड करने वाली, अलग अलग एक्टिविटीज को चेक करने वाली आपने स्टेशंस बना दिए। और 100 बच्चे हैं, आपने क्या किया, उनको डिवाइड कर दिया सब, ठीक है, कि आप एक प्लेटफॉर्म के ऊपर में जो है वो 8 बच्चा होगा, 10 बच्चा होगा, 12 होगा, जैसे भी आपको रखना है उसके हिसाब से आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, टीचर सेंटर में खड़ा हो गया, उसने विसल बजाई, सबने अपनी अपनी जगह पर जो है एक आधे मिनट के अंदर में रनिंग शुरू करी, जो भी उनकी एक्टिविटी थी आधा मिनट किया, टीचर ने विसल बजाया, उन्होंने अपनी स्पेस चेंज कर दिया, 1 नंबर वाला 2 पे चला गया, 2 वाला 3 पे चला गया, ऐसे करके सर्किट घूम गया। ऐसे ही 8 बार विसल बजने के बाद वो सर्किट को घुमा देगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो 8 मिनट के अंदर अंदर में उसने 8 को सर्कल को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। टेस्ट भी हो गया, समय भी कम लगा, और इफेक्टिव भी है, क्योंकि हर जगह पे हमने अलग अलग स्टेमिना देख लिया उसका, ठीक है। अब इसका एक और बेनिफिट क्या है बताओ। टाइम तो कम लग ही रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ में हम ये देख पा रहे हैं कि हमने बहुत ही जल्दी इस सारे टेस्टर्स को कर लिया और इफेक्टिव हमारे पास रिजल्ट आ गया। लेकिन एक समस्या एक ये भी होती है इसके अंदर में, अगर आपने सर्किट स्टार्ट कर दिया है तो आपको सर्किट को कंप्लीट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक बार सर्कल को पूरा करने के बाद आपने देखा कि जो स्टूडेंट्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनके अंदर में भी थोड़ी क्षमता है, तो आपने विसल बजा दिया और उसने तीसरे प्लेटफॉर्म तक गया, फिर आपने कह चलो ठीक है आप रहने देते। ऐसा नहीं होगा, आपको 3 तक पहुंच गए तो आपको पूरे 8 तक पहुंचना पड़ेगा। मर्जी है आपकी, 8 प्लेटफॉर्म बना लो, 10 बना लो, 15 बना लो, 3 बना लो, जो भी आपकी मर्जी है, लेकिन सर्किट आपको कंप्लीट कराना होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10 ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हो, और उसके बाद आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।